Hello everyone, my name is Shivangi Agrawal and welcome to my YouTube channel Shivangi's Journey। ये मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरा नाम रीता अग्रवाल, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ तो मम्मी, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको उसके आंसर बताने हैं जैसे पॉडकास्ट में होते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बचपन से अब तक की जर्नी शॉर्ट में बताओ, एक्सप्लेन करो कुछ। मेरा बचपन तो ज़्यादातर नाना मामा के यहाँ ही बीता, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा दूसरी जगह रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें नौकरी की तलाश में बाहर जाना था। क्योंकि पैसे थे नहीं घर पे, बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं अपने नाना मामा के यहाँ ही पली बड़ी। उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, आगे के लिए कुछ सीखने के लिए उन्होंने मौका दिया कि आगे तू पढ़ ले, कुछ कर ले ज़िंदगी में। तो मैं अपने नाना मामा के यहीं पली बड़ी। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी छोड़ के मुझे दूसरी जगह रहने लगी थी, क्योंकि मेरे पापा की भी कोई नौकरी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो बच्चे छोटे छोटे हैं, अब हमें कुछ कमाने के लिए सोचना चाहिएगा। तो वो हरिद्वार की तरफ को चल पड़े। वहाँ उन्होंने मकान खरीदा, दुकान खरीदी। तो मकान दुकान भी उनके मतलब दुकान भी उनकी चली नहीं। फिर उन्होंने फैक्ट्री में रह के, BHL नाम की फैक्ट्री है, वहाँ उन्होंने ठेकेदारी करी। तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं वहीं रहती रही। जब उन्होंने मतलब हमारे पापा ने कुछ पैसे कमाने शुरू करे, तब मैं अपने हरिद्वार आ गई अपने मम्मी पापा के पास। 8th क्लास में थी मैं, तब मैं हरिद्वार आ गई थी। तो बस मैं अपना नानी मामा के पास रही थी शुरू में ही। तो अब क्या कह सकते हैं इसमें कि जब छोटे छोटे थे तो कुछ पता भी नहीं था, ना हमारे पास फ़ोन थे ना कुछ था। तो बस नानी नाना चिट्ठी लिखते थे मम्मी के पास, तो उसी का जवाब आता था 8 दिन में। कभी उन्होंने डाल दी चिट्ठी, कभी उन्होंने चिट्ठी डाल दी। तो बस यही सोच के कि भाई चलो मैं भी जाऊंगी कभी ना कभी तो अपनी मम्मी पापा के पास जाऊंगी, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। बस मैं ऐसे रहते रहते वहाँ पर मेरा मन तो लगा नहीं था, फिर भी मैं रहती थी। अब मुझे उन अब मेरे को अपने नानी नाना की, मामा मामी की अभी भी याद आती है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बचपन से पाला तो मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकती। मुझे कभी कभी याद आते हैं, लेकिन उनका घर अभी भी है देहरादून में, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं उनके परिवार में। तो क्या क्या था मतलब बचपन में नाना अपने नाना नानी और मामा से कैसे वो हुई अटैच इतनी? बस ये है कि वो मुझे प्यार करते थे शुरू से ही, क्योंकि मैं उनके संपर्क में ज़्यादा रही थी। क्योंकि मैं जैसे अब स्कूल से आई, अब बस खाना वाना खाया, सीधा मामा मामी के यहाँ चली जाती थी। वहाँ पे उनके जीने के पास कोई रेलिंग बनी हुई थी, मैं जाके वहाँ खड़ी हो जाती थी। जब मेरी मम्मी आती थी कमरे में से निकल के कि हाँ भाई तू आ गई तो ये काम कर ले। मुझे बाजार के काम का ज़्यादा शौक था उस टाइम। तो मैं उनके सारे काम मतलब बाजार से कर देती थी उनके छोटेपन में भी, क्योंकि बस वो मुझे ऐसे करती थी कि ले ये ले तू ये खा ले, तू ये पी ले। तो मैं मुझे बहुत शर्म आती थी उनके यहाँ, मैं कुछ खाती पीती नहीं थी उनके यहाँ। ये था उनके यहाँ का बस। हाँ तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अपनी कोई बचपन की कोई ऐसी मेमोरी बताओ जो अभी तक याद हो, जो फेवरेट मेमोरी हो। बचपन में तो यही था कि हम जब छोटे छोटे थे तो घर के पास ही एक मेला लगता है। जैसे अब ये होली आई ना, होली के 4-5 दिन बाद मेला लगता है देहरादून में। तो वो होता है कि झंडे जी का मेला होता है, उसको ना सिख समुदाय के लोग ज्यादा मानते हैं। वैसे तो सभी लोग मानते हैं, जब मन्नतें पूरी होती है तो हाँ वो मेला लगता है। वो हमारे स्कूल के बिल्कुल पास में ही था मेला। जो हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम जो मेले में से आते थे वहाँ सब खाते पीते कुछ खरीदारी करते थे, झूला झूलते थे। अब हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, तो कि जो हम झूले वाले को पैसे देते, हम इधर उधर से सामान इकट्ठा करके उन्हें झूले वाले को, हिंडोले वाले को देते थे। वो भी खुश हो जाते थे कि भाई चलो हमारे पास कुछ जलाने के लिए कुछ साधन तो मिला। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि हम झंडे का मेला देखने गए, झंडे जी चढ़ने वाले थे। तो उस टाइम हम दूसरों की छत पे चले गए। भीड़ इतनी जबरदस्ती कि हमारे सिर के ऊपर ईंटें पड़नी शुरू हो गई, चोट लगी। तो जब हम रोते रोते अपने घर आए तो हमारी नानी गुस्सा करने लगी, कहाँ गई थी, कैसे चोट लगी। लेकिन हमने उस टाइम उन्हें कुछ बताया नहीं था। हमें पता था अगले दिन हमें जाने नहीं देने के स्कूल में। अगले दिन हम फिर स्कूल में गए, अपने खाते पीते ऐसे आए। तो धीरे धीरे मेले का ना वो प्रकोप सा कम होता चला गया, भीड़ भाड़ कम होती चली गई। तो फिर उसके बाद तो छुट्टियां पड़ी जाती हैं 4-5 दिन के बाद मेले की। तो बस ऐसे ही हमारा बस ये जर्नी थी इसमें घूमने फिरने की।
अच्छा, बहुत खतरनाक जर्नी थी। तो मेले में क्या होता है, मतलब किस चीज का मेला है ये, और क्या क्या झूले वगैरह होते हैं, या क्या क्या सामान मिलता है मेले में? मेले में तो जो आजकल ये नौचंदी है मेरठ में, ये सब सामान खाने पीने का, बच्चों के खेलने कूदने का, झूले, ये सब भी होता है। लेकिन वहाँ की एक खास बात यह है कि एक जगह पता नहीं ऐसी होती है कि वहाँ 3 साल बाद में इतनी कई फुट लकड़ी होती है जो तीसरे साल बाद वो काटी जाती है। झंडे जी का मेला इसलिए होता है कि वो लकड़ी बदली जाती है वहाँ पर, उसे सिक्कों द्वारा उसे किसी चीज से ऊपर करा जाता है और उसमें नए नए कपड़े बांधे जाते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो कपड़े अपने बांधते हैं नए नए लाके, रुमाल टाइप में। जो पुराने होते हैं उसे पुराने कपड़ों को भक्तों को बांट दिया जाता है, जिससे भाई अपने घर में रख लो सुख शांति के लिए या पैसे के लिए, तो कपड़े वो बांट दिए जाते हैं गुरुद्वारे में। वो मेला खूब मतलब फेमस है। अब वो मेला लगने वाला है, अब ये शुरू हो जाएगा मेला, ये 4-5 दिन कब बाद। तक दिन चलेगा ये ये? 15-20 दिन तो चलता ही चलता है खूब जोर शोर से। उसमें सब चीजें खाने पीने की, बच्चों की खरीदारी, खिलौने, बर्तन, टी पोट, टी शर्ट, ये सब मिलेंगे। सब तरह के, ये जोकर है, सब देखने को मिलेंगे एक से एक मेले में। वाह, बढ़िया। मतलब बहुत बहुत बढ़िया इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस मेले में, मेला, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मेला मतलब लगता है। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये है कि शादी से पहले और बाद क्या क्या चेंजेस आए, और क्या क्या मुसीबतें, चैलेंजेस फेस कर की, और शादी के बाद कैसे बदलाव आए ससुराल की साइड, और बच्चे बड़े करने में क्या क्या चैलेंजेस देखे? देखो, ये सबसे पहले तो शादी करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। हम माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी होती है कि चलो लड़की बड़ी हो रही है तो शादी कर दो उनकी, क्योंकि 2 भाई बहन की शादी पहले हो चुकी थी और बच्चे सब छोटे थे। तो माँ बाप को ये था कि भाई चलो लड़की बड़ी हो रही है उनकी शादी कर दें। लेकिन मैं शादी की इच्छुक नहीं थी। मुझे यह था कि मुझे आगे जाके कुछ और करना है। तो मैंने अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया ज़्यादा। मैंने भी अपना MA BEd सभी किया कि भाई चलो मैं आगे जाके कुछ करूँगी। अगर मान लो मेरी शादी ना होती तभी मैं कुछ ना कुछ आगे सोचती भाई छोटे भाई बहन के लिए, क्योंकि मम्मी पापा पे कोई इतनी आमदनी नहीं थी। फिर भी हम 7-8 भाई बहनों को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, सबको MA BEd कराई, सब अपनी अच्छी अच्छी उस पर रहे, सबको 20-20 भी कराया, सब अच्छे तरीके से रहे, खाया पिया, अपना पहने भी अच्छी तरह से। कोई हमारे घर में पैसे की कमी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास भी खेत खलियान सभी थे, बाग बगीचे सब थे, गाय भैंस से थी सब घर में। हमारे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद ये था कि अब चलो जब शादी हो गई तो आगे गृहस्थी संभालनी पड़ेगी। शादी जबरदस्ती हो गई तो ससुराल में अब ये था कि सास वास कहीं जाने नहीं देती थी। अब 3 जेठ थे, 3 जेठानियाँ थी, उनके बच्चे भी थे। मेरे से 1 महीने बाद में देवर की शादी भी होनी थी। तो बस अब यह था कि चलो मुझे घर में रह के कुछ करना है सास के लिए। चलो सास बूढ़ी होती है कि भाई चलो उनके हेल्प करनी है, उनके काम धंधे करने हैं। फिर मैं सर्विस पे चली गई, जहाँ हस्बैंड नौकरी करता है वहाँ चली गई। तू पैदा हो गई 4 साल बाद, तुझे संभाला, तेरे साथ बड़ी मुसीबतें झेली, यही आगे आगे यही चलता रहा रूटीन, और क्या हो हाँ, सकता तो है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मेरे नाना नानी ने जबरदस्ती शादी नहीं की होती तो क्या आगे का क्या प्लान था? नौकरी करनी थी या क्या करना था? अगर मैं शादी ना करती तो मैं आगे सोचती, क्योंकि मैंने BEd का एग्ज़ाम तो मैंने एक बार दे चुकी थी, लेकिन मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई। मैं ये सोचती कि चलो दूसरी बार दूँ, तीसरी बार दूँ, कभी तो नंबर आएगा ही। तो फिर मैं अपने भाई बहनों के बारे में भी सोचती, कुछ करती, कुछ कमाती, उन्हें कुछ देती करके कि भाई चलो आगे के तुम्हारे कुछ काम आएगा ही है। लेकिन अभी है ना, जिम्मेवारी भी सिर पे एक बड़ी वो हो गई थी कि भाई चलो माँ बाप को कभी कि भाई शादी करनी करनी है, कि अब भाई हमारे जो सिर पे भार है उसको तो करना ही पड़ेगा। अब आगे की तो आगे देखी जाएगी कि भाई जो ससुराल में हो वो देखी जाएगी। सीखने में भी हमने कोई किसी भी चीज़ में भी कसर नहीं छोड़ी। हमने पेंटिंग सीखी, सिलाई बुनाई कढ़ाई, फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, किचन के काम सीखे, ये फ्रूट वगैरह के काम सीखे, जैसे ऑयल पेंटिंग वगैरह है। तो ये चीज़ें हमारे बापू ने सब सिखाई है हमें। कोई ये नहीं है कि भाई उन्होंने कहा जो मर्जी सीखो, जैसे टाइप शॉर्ट हैंड है, जैसे भाई हमारे हस्बैंड सर्विस करते थे फैक्ट्री में। तो सोचा मेरे पापा ने ये सोचा है
कि चलो भाई तू टाइम शॉर्ट हैंड सीख ले, तेरे आगे काम आएगी, तभी तुझे करना ही पड़ेगा कहीं जॉब, तो तेरे काम आएगा। तो मैंने वो भी सीखा सब। अब जैसा ईश्वर को मंजूर था वैसे ही हुआ। अब उससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं हो सकता। बस ये है कि घर का खाना पीना अब ढंग से बना लेता है, उसमें परफेक्ट है। तो ये नहीं है कि हमें बाजार से कुछ चीज लानी है या बनाना है, तो खुद ही बनाते हैं सब चीजें। बहुत चीजें सीखी है, बहुत लेकिन सीखी भैया है। ना जो लिखा रहता है नसीबों में वही होता है। बस यही है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस जो मुझे देना चाहो मेरे आगे के लिए, वो क्या होगी? बेस्ट एडवाइस तो यही है कि देखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। हाँ। ठीक है, जो तुम्हें कुछ करना है तो वो तुम अपने आप सोचो कि हमें क्या करना है। जो माँ बाप सोचेंगे वो तो सोचेंगे ही, तुम अपने आगे के करियर के बारे में ये सोचो कि हमें ये करना है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल पता ही है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को संभाल के चलो, ना तो किसी से सुनो ना किसी को कहो कोई बात। तो मेरा तो मकसद यही है पहला तो। हाँ, बहुत अच्छी एडवाइस है ये चीज कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और इंडिपेंडेंट रहो। रहो। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आजकल जैसे इतना गंदा माहौल चल रहा है लड़के लड़कियों दोनों के साथ ही, दिल्ली में इतनी सारी किडनैपिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या चीज मैं मुझे सीखनी चाहिए आगे जिससे मैं अपने आप को सेफ रख सकूं? सीखने के लिए तो बहुत चीजें हैं, जैसे भाई जूडो कराटे है, बॉक्सिंग है। और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि अगर मान लो तुम्हारे ऊपर कोई गलत हावी होता है लड़का, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ेगा हथियार आगे के लिए। आजकल जैसे मिर्च वाले स्प्रे चल रहे हैं जिससे तुम्हारे पास कोई हावी ना हो सके, आजकल वो भी चल रहे हैं इतने कि भाई कोई अगर तुम्हारे पर कोई हावी हो गया तो तुम हल्ला मचा सकते हो, कहीं जाके पुलिस को कॉल कर सकते हो, पीसीआर। तो तुम उन्हें बुला सकते हो कि ये लड़का हावी हो रहा है, ये लड़की हावी हमारे ऊपर हो रही है आगे के, जिससे वो औरों पे ना कुछ हावी हो सके, मुकाबला ना कर सके। तो अपने ऊपर सेफ्टी के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ हथियार रखना पड़ेगा अपने पर्स में। कहीं भी जाओ, तुम बाहर जाओ, अकेले जाओ दुकेले जाओ। अब देखो कई साल पहले कितना वो हो गया था दिल्ली जैसी जगह में, तो उसके लिए तुम्हें हथियार तो रखना जरूरी पड़ेगा। ये मेरा ये ये अच्छी एडवाइस है। एडवाइस भी है और ये अच्छी सीख भी है कि अपने ऊपर हथियार अपने साथ हथियार रखो, कुछ स्प्रे पेपर जरूर स्प्रे रखो, रखो, स्प्रे जरूर रखो। छोटा नाइफ वगैरह रखो बस जो आगे के लिए काम आ सके चीज। बस। तो ये था मेरी मम्मी के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट। तो मम्मी कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ पॉडकास्ट करने में? एक्सपीरियंस तो मुझे अपनी जर्नी बताने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ और शेयर करना है और कुछ इससे बस और ज्यादा क्या शेयर करना, बस ये है कि आजकल जो दुनिया में कांड हो रहे हैं जैसे उनसे बच के रहो। आजकल इंसान घर में भी सेफ नहीं है। ये है, घर के लिए भी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ आजकल जैसे कैमरे लगाए जा रहे हैं घर में, तो ये सेफ्टी भी जरूरी है। घर में आजकल डॉग वगैरह पाले जा रहे हैं, तो ये सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। वो तो है, आजकल माहौल बहुत खराब बहुत है। खराब तो है। ये मेरा था पॉडकास्ट मम्मी के साथ। थैंक यू सो मच।